Okay, good morning, students. Today we will discuss our next topic, that is super hydrodyne receiver. ठीक है। जैसे इससे पहले के टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंटरनल सर्किटरी एनी EM receiver can be divided into two parts. One is the TRF receiver and second one is the super hydrodyne receiver, है ना। तो जो हमारा पहला टॉपिक था, दैट इज ट्यून्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर, वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया है। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा तो एक बार जाके पहले सबसे पहले वो वाला लेक्चर अटेंड कर लीजिएगा TRF रिसीवर का, तब आप लोगों को ये लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि वाई दिस सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ यूजिंग TRF रिसीवर। ठीक है। तो देखो बेटा, जब हम लोग TRF रिसीवर यूज़ किए थे, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, जब हम लोग TRF रिसीवर यूज़ करते हैं किसी भी AM सिग्नल को रिसीव करने के लिए, तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ हमें हमारे डिसएडवांटेजेस मिले होंगे, है ना। कुछ ना कुछ हमारे इसमें डिसएडवांटेजेस मिले होंगे जिसके कारण हमें किसी दूसरे रिसीवर की तरफ मूव करना पड़ा। तो वो डिसएडवांटेज क्या है? तो जो इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज है, या जो कुछ पैरामीटर्स हैं, वो आज की क्लास में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं और कैसे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर है वो हमारे TRF रिसीवर से ग्रेटर है। ठीक है। तो बेटा जो टर्म्स होते हैं ना, देयर उनको फीचर्स कहा जाता है, उनको परफॉर्मेंस फैक्टर कहा जाता है। क्लियर बात है, उनको क्या कहा जाता है? फीचर्स और परफॉर्मेंस फैक्टर। ठीक है। तो जो हमारे परफॉर्मेंस फैक्टर होते हैं, जो हमारे परफॉर्मेंस फैक्टर होते हैं, परफॉर्मेंस फैक्टर, जो हमारे परफॉर्मेंस फैक्टर होते हैं, इनको फीचर्स भी कहा जाता है ना। जो हमारे परफॉर्मेंस फैक्टर होते हैं इनको फीचर्स भी कहा जाता है। ठीक है। तो जो हमारे परफॉर्मेंस फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला परफॉर्मेंस फैक्टर होता है सेंसिटिविटी। पहला परफॉर्मेंस फैक्टर क्या होता है? सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी। दूसरा परफॉर्मेंस फैक्टर क्या होता है? सिलेक्टिविटी। दूसरा परफॉर्मेंस फैक्टर क्या होता है बेटा? सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी। क्लियर बात। और तीसरा परफॉर्मेंस फैक्टर होता है फिडिलिटी। तीसरा परफॉर्मेंस फैक्टर होता है फिडिलिटी। ठीक है। तो ये तीन परफॉर्मेंस फैक्टर हैं जिनके बेसिस में हम कह सकते हैं कि जो हमारा TRF रिसीवर है, जो हमारा सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर है, वो ज़्यादा सुपीरियर है। बात यहाँ तक क्लियर हुई सभी को? ठीक है। तो सबसे पहले मैं भी बस इनकी डेफिनेशंस को अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर जब हम लोग सर्किटरी एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पे हम लोग इनको डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला परफॉर्मेंस फैक्टर होता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे? सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, हाउ कैन वी डिफाइन द सेंसिटिविटी ऑफ एनी रिसीवर। ठीक है। सेंसिटिविटी मतलब होता है कि हाउ सेंसिटिव द रिसीवर आर, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रिसीवर जब कोई फ्रीक्वेंसी को या जब कोई सिग्नल को रिसीव करता है, तो कितनी स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी को या कितने वीक सिग्नल को हमारा रिसीवर प्रॉपर सेंस करके प्रॉपर रिसीव कर सकता है और उसको प्रोसेस कर सकता है, ये क्वालिटी कहलाती है उसकी सेंसिटिविटी। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो बेटा, जब सिग्नल रिसीव करता है कोई भी रिसीवर, तो बहुत ही उसमें वीक सिग्नल भी होते हैं, हाई सिग्नल भी होते हैं, है ना। तो कितने वीक सिग्नल को हमारा रिसीवर रिसीव करके उसको प्रोसेस कर सकता है, ये जो कैपेबिलिटी होती है, क्वालिटी होती है, इसको कहा जाता है सेंसिटिविटी। क्लियर बात। तो ये जो हमारी सेंसिटिविटी, जो क्वालिटी, ये हमारी जो हमारे सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर की है, ये हमारी बेस्ट होती है। ठीक। वैसे ही हमारी फिट सुपर सेकंड पैरामीटर हम लोग देखते हैं सिलेक्टिविटी। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ सिलेक्टिविटी? as name suggests, selectivity is the selectivity means the feature to select anything, है ना। उसको हम लोग selectivity कहेंगे। select anything that means, देखो, जब हम कोई रिसीवर डिज़ाइन करते हैं तो डेफिनेटली वो कोई एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को रिसीव करने के लिए ही एक बार में वर्क करता है। अगर सारी फ्रिक्वेंसी को वो रिसीव कर रहा है तो फिर वो प्रोसेस कैसे करेगा, है ना। तो जब वो सारी फ्रिक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है लेकिन उनमें से उसी फ्रीक्वेंसी को आगे प्रोसेस करता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टर्म्स अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कोई भी रिसीवर सारी फ्रीक्वेंसीज को रिसीव तो करता है ना, क्योंकि हमारे रिसीवर का जो एंटीना होता है उसका काम ये होता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो जितने भी एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं वो सबको रिसीव करेगा और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। लेकिन आगे चल के जो हमारे डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, उनका यूज़ करके हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही आगे पास ऑन करते हैं, आगे प्रोसेस करते हैं, बाकी को ब्लॉक कर देते हैं।
है ना? तो जिस फ्रीक्वेंसी के लिए हमने अपने रिसीवर को डिज़ाइन किया है, जिस फ्रीक्वेंसी को आगे प्रोसेस करने के लिए हमने अपने रिसीवर को डिज़ाइन किया है, कितनी इफ़ेक्टिवली हमारा रिसीवर उस फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करता है और उस पे वर्क करता है, ये जो क्वालिटी होती है, वो हमारी सिलेक्टिविटी कहलाती है। ठीक है। थर्ड क्वालिटी होती है हमारी फिडिलिटी। थर्ड क्वालिटी होती है हमारी फिडिलिटी। फिडिलिटी मतलब होती है कि रिप्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड डेटा। रिप्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड डेटा मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हम जितने भी हमारे मैसेज सिग्नल में या जितने भी इंफॉर्मेशन हमारा रिसीवर ने रिसीव किया है, उसको पूरी की पूरी रिसीवर को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस करना, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना ही फिडेलिटी कहलाता है ना? तो मतलब रिप्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड डेटा, इसको आप लोग फिडेलिटी कह सकते हैं। ठीक है। सेंसिटिविटी मतलब वीक सिग्नल को एक्सेप्ट करना। सिलेक्टिविटी मतलब जिसके लिए बनाया गया है उसी पे अच्छे से फोकस करना, उसी पे वर्क करना, उसी को प्रोसेस करना। और फिडेलिटी मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी जो भी हमारा रिप्रोड्यूस करना इंफॉर्मेशन को, है ना? जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की गई थी रिसीवर में, उनको वापस से रिप्रोड्यूस करना, उसको फिडेलिटी कहा जाता है। ठीक है। तो these are the three parameters that make a huge difference between performance of TRF receiver and performance of super heterodyne receiver। ठीक है। तो जो TRF रिसीवर के ये सारे डिसएडवांटेज थे बेटा कि उसकी सेंसिटिविटी, सिलेक्टिविटी, फिडिलिटी वगैरह ये सारे पैरामीटर्स की वैल्यू कुछ कम थे। बात सबको यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो जब इसको बूस्टअप करने की कोशिश की गई तो हम लोग टीआरएफ रिसीवर के थ्रू तो बूस्टअप नहीं कर पा रहे थे। तब हम लोगों ने क्या किया, इस टीआरएफ रिसीवर के सर्किट में कुछ मॉडिफिकेशंस किया, है ना? तो जब हम लोगों ने टीआरएफ रिसीवर के सर्किट में कुछ मॉडिफिकेशन किया, टीआरएफ रिसीवर का आप लोगों को ये सर्किट याद होगा, है ना? टीआरएफ रिसीवर का ये वाला सर्किट आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था। तो जब हम लोग इस टीआरएफ रिसीवर के सर्किट में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, व्हाई वी डन दिस ऑल मॉडिफिकेशन, टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस फैक्टर, है ना? हम परफॉर्मेंस फैक्टर को इंक्रीज करने के लिए ये सब चेंज करेंगे। तो टीआरएफ रिसीवर के सर्किट में जब हम लोग कुछ चेंज करेंगे तब हमें मिलेगा सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर। बात यहाँ तक क्लियर है? तो ये सर्किट आप लोग सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आरएफ एम्पलीफायर होता है, डिटेक्टर होता है, पावर एम्पलीफायर होता है, गैंग ट्यूनिंग होती है। ठीक है। लेकिन जब हम लोग सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर बनाते हैं ना बेटा, तो हम लोग आरएफ एम्पलीफायर और डिटेक्टर के बीच में एक और डिवाइस कनेक्ट करते हैं। उस डिवाइस का नाम होता है मिक्सर। उस डिवाइस का नाम होता है मिक्सर एंड आईएफ एम्पलीफायर, है ना? ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा सेकंड ब्लॉक है, थर्ड ब्लॉक है ना बेटा, ये हमारे मिक्सर एंड आईएफ एम्पलीफायर, ये हमारे डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर और हमारे ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर में। ठीक है। अच्छा, आर एफ स्टैंड्स फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी, आई एफ स्टैंड्स फॉर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। क्या होती है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की फिक्स्ड वैल्यू? इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की फिक्स्ड वैल्यू होती है बेटा 455 किलो हर्ट्स। किसकी वैल्यू होती है? इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की, एफ आई, है ना? जो हमें कहाँ मिलती है बेटा? जो हमें मिलती है यहाँ पे। बात समझ में आई? तो ये जो हमारा आई एफ एम्पलीफायर होता है, इसी का काम होता है इस फ्रीक्वेंसी को बूस्टअप करना। इस फ्रीक्वेंसी को बूस्टअप करना मतलब इसके एम्पलीट्यूड को बूस्टअप करना। फ्रीक्वेंसी तो देखो, जो फ्रीक्वेंसी इनपुट में है वही फ्रीक्वेंसी आउटपुट में भी आई एफ एम्पलीफायर के। तो आई एफ एम्पलीफायर क्या कर रहा है, जो भी ये 455 किलो हर्ट्स की जो फ्रीक्वेंसी है, ये कॉन्स्टेंट है बेटा हमेशा, है ना? ये जो 455 किलो हर्ट्स की जो फ्रीक्वेंसी, इसके एम्पलीट्यूड में इंक्रीज करके इसको आउटपुट में ट्रांसमिट करना, ये हमारा आई एफ एम्पलीफायर का सिंपल काम है। बात सबको क्लियर है? अच्छा, जो मैंने आप लोगों को अभी कुछ फैक्टर्स बताया था ना, जैसे सिलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी, ये सब के लिए जो हमारा ब्लॉक रिस्पॉन्सिबल है सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर में, वो यही है, थर्ड स्टेज ऑफ एम्पलीफिकेशन, है ना? जो हमारा आई एफ एम्पलीफायर है ना बेटा, यही हमारे सिलेक्टिविटी सेंसिटिविटी के लिए ये ब्लॉक हमारा रिस्पॉन्सिबल है ना? अभी कैसे कैसे होगा वो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग स्टडी करते जाते हैं अपने सर्किट की। सो दिस वन इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर। ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखो यहाँ पे इतना पोर्शन अलग से ऐड किया है जो हमारे टीआरएफ रिसीवर में नहीं था। ठीक, देखो सबसे पहले इनपुट सिग्नल आया,
इनपुट सिग्नल कौन सा होगा? अगर हम लोग एएम सिग्नल की बात कर रहे हैं तो जो भी एएम सिग्नल को रिसीव करने के लिए बनाया गया, तो जो भी एएम फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। क्लियर बात सभी को? एएम फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होती है? एएम फ्रीक्वेंसी की रेंज मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था, 540 किलोहर्ट्ज टू 1650 किलोहर्ट्ज। बात समझ में आई सभी को? 540 किलोहर्ट्ज टू 1650 किलोहर्ट्ज ये हमारी एएम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक। अब जब एंटीना इसको रिसीव करेगा तो एंटीना क्या करेगा? जो भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और तो जब जब उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है बेटा, तो डेफिनेटली उसका जो एम्पलीट्यूड है, जो वोल्टेज है, वो हमारा कुछ कम हो जाता है। तो उसको आगे प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले उस वोल्टेज में हमें एम्पलीफिकेशन करना होगा। काफ़ी सारे जब हमारा डेटा रिसीव होता है तो इसमें मैसेज के साथ साथ काफ़ी सारे नॉइज़ कंपोनेंट भी होते हैं, उनको भी तो हटाना होता है। वो सब काम के लिए आरएफ एम्पलीफायर रिस्पॉन्सिबल है। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें एम्पलीफिकेशन का काम नहीं होता है, इसमें और क्या काम होते हैं? इसमें हमारा ट्यूनिंग का भी काम होता है। ट्यूनिंग मतलब डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी को सेट करना, है ना? इसमें हमारा ट्यूनिंग का भी काम होता है। और ट्यूनिंग के काम के साथ साथ यहाँ पे एक और काम होता है जिसको कहा जाता है एलएनए। एलएनए लो नॉइस एम्पलीफिकेशन। लो नॉइस एम्पलीफिकेशन मतलब आप इसको कह सकते हैं कि जो भी हमारी नॉइस सिग्नल होती है उस नॉइस सिग्नल को एलिमिनेट करके, नॉइस को कम करके जो भी हमारे मैसेज सिग्नल को एम्पलीफाई करना, ये वाला जो हमारा काम होता है, ये भी हमारा इसी ब्लॉक में होता है, आरएफ एम्पलीफायर में होता है। क्लियर बात है सभी को? यहाँ तक समझ में आया? सभी को यहाँ तक समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं है किसी को यहाँ तक? तो हमने एक फ्रीक्वेंसी रिसीव की, एएम सिग्नल, उसको हमने आरएफ एम्पलीफायर में प्रोवाइड किया। आरएफ एम्पलीफायर को जिस फ्रीक्वेंसी को रिसीव करना होगा उस पर्टिकुलर एएम सिग्नल में से जिस, मतलब 540 किलोहर्ट्ज से लेकर 1650 किलोहर्ट्ज में से जिस एक फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करना होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी को पास होने देगा, बाकी को ब्लॉक कर देगा। अगर कुछ नॉइज कंपोनेंट रहेंगे तो नॉइज कंपोनेंट को एलिमिनेट कर देगा। ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे एक एरो का साइन मेंशन किया गया है। ये एरो का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एरो का साइन मेंशन करता है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, है ना? ये ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, इसका गेन ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। वैसे ही ये जो हमारा आरएफ एम्पलीफायर है और ये जो हमारा लोकल ऑसिलेटर है, इनके बीच में एक आप लोग और एक ड्रॉ कर सकते हैं। इनके बीच में एक ऐसा एक आप कनेक्शन भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, है ना? इनके बीच में एक गैंग कैपेसिटर भी लगा होता है। गैंग कैपेसिटर का काम ये होता है कि जैसे जैसे गैंग ट्यूनिंग भी कहा जाता है, उसका काम ये होता है कि जैसे जैसे हम इसको ट्यून करते हैं ना, वैसे वैसे ये भी ट्यून होते जाता है। मतलब दोनों एक साथ ऑपरेट करने को ही हम लोग गैंग ट्यूनिंग कहते हैं। बात समझ में आई सभी को? ठीक है। तो जब हमारा सिग्नल एक्सेप्ट हुआ, ध्यान देना, जब हमारा सिग्नल एक्सेप्ट हुआ, सपोज हमारा जो भी सिग्नल एक्सेप्ट हुआ, सपोज मैं उसकी वैल्यू ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, सपोज हम उसकी वैल्यू ले रहे हैं 1000 किलो हर्ट्ज, क्योंकि हमारा एएम सिग्नल की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 540 से लेकर 1650, 540 से लेकर 1650। तो ये इनके बीच का कोई भी सिग्नल हो सकता है। मैंने अपने मन से ले लिया कि सपोज जो भी हमारा मैसेज है अभी वो ट्रांसमिट हो रहा है 100 किलो हर्ट्ज में, 100 किलो हर्ट्ज के सिग्नल को रिसीव किया, बाकी को एलिमिनेट कर दिया गया। बात यहाँ तक क्लियर है? बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना सिग्नल आया? अब यहाँ पे बेटा ध्यान देना, अब यहाँ पे आया 100 किलोहर्ट्ज। यहाँ पे कितना आ गया? 100 किलोहर्ट्ज। ठीक है। लेकिन जब इसको ट्यून्ड किया गया ना बेटा, जब इसको ट्यून किया गया तो मैंने आपको बताया कि गैंग कैपेसिटर के थ्रू इस लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल किया जाता है। अब लोकल ऑसिलेटर क्या है? लोकल ऑसिलेटर एक ऐसा ऑसिलेटर है जिसका यूज किया जाता है कैरियर फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए, लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए। इस लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को FLO भी कहा जाता है। ठीक है। और हमेशा जो फ्रीक्वेंसी यहाँ से सेट की जाएगी, जो फ्रीक्वेंसी हमारा आरएफ एम्पलीफायर प्रोसेस करेगा, लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हमेशा उससे 455 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी? 455 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होगी। मतलब मैं कह सकता हूँ FLO इक्वल टू FS प्लस 455। 455 मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पे 1000 किलोहर्ट्ज में अगर मैंने इसको ट्यून किया तो ये 1000 किलोहर्ट्ज होगा। लेकिन उस समय ये लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी मुझे कितनी रखनी होगी? ये लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी मुझे रखनी होगी 1455। लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी मुझे कितनी रखनी होगी? 1455। बात यहाँ तक क्लियर है? क्यों ऐसा किए? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके आउटपुट में जो हमारी फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए वो फिक्स्ड है।
वो कितनी फिक्स्ड है, वो हमारी 455 किलोहर्ट्ज फिक्स्ड है। मतलब यहाँ पे हमेशा 455 ही आएगा, भले ही यहाँ पे इनपुट में कुछ भी है, इनपुट में 900 आए, 1200 आए, 1300 आए, कुछ भी आए, लेकिन आउटपुट है मुझे यहाँ पे मुझे आरएफ मिक्सर का आउटपुट है मुझे 455 किलोहर्ट्ज ही चाहिए। ठीक है, सभी को समझ में आया। तो अगर यहाँ पे 1000 हर्ट्ज होगा तो यहाँ पे 1455 किलो हर्ट्ज होगा, अगर यहाँ पे 900 हर्ट्ज होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे 900 हर्ट्ज होगा तो यहाँ पे 1355 किलो हर्ट्ज हो जाएगा, सीधी सी बात है इस लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो ओवरऑल जो एफ आई एफ होता है, ओवरऑल जो हमारी एफ आई एफ मतलब जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मुझे मिलनी चाहिए एफ आई, है ना, एफ आई एफ जो भी हमें आउटपुट मिलनी चाहिए वो हमेशा होनी चाहिए एफ एल ओ माइनस एफ ऑफ एस। ठीक, एक आइडियल मिक्सर दो टाइप के वर्क परफॉर्म करता है, जब मैंने आपको सेकंड यूनिट बताया था तब भी मैंने आप लोगों को बताया था क्या क्या मिक्सर कौन कौन से काम करता है। मिक्सर जनरेट्स द एडिशन ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज एज वेल एज इट कैन ऑल्सो एबल टू जनरेट द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, है ना, मतलब ये दोनों का एडिशन भी जनरेट कर सकता है, दोनों का सब्ट्रैक्शन भी जनरेट कर सकता है ना। तो मतलब ये 455 किलोहर्ट्ज प्लस 1000 किलोहर्ट्ज मतलब 2455 किलोहर्ट्ज भी आउटपुट में जनरेट कर सकता है। साथ ही साथ 1455 किलोहर्ट्ज माइनस 1000 किलोहर्ट्ज इक्वल्स टू 455 किलोहर्ट्ज भी आउटपुट में जनरेट कर सकता है। बात समझ में आई। लेकिन मुझे आउटपुट में कितनी चाहिए, मुझे आउटपुट में तो सिर्फ 455 किलोहर्ट्ज चाहिए। तो जो भी एडिशन फ्रीक्वेंसी थी ना, जो दोनों के एडिशन से जो मिली थी उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है इसी ब्लॉक में। ठीक है, और सिर्फ दोनों का सब्ट्रैक्शन को ही आउटपुट में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब जो भी 455 किलोहर्ट्ज यहाँ पे मिली, इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट में हम लोग कोई भी फ्रीक्वेंसी दें यहाँ पे तो सिर्फ हमें 455 किलोहर्ट्ज से मिलेगी। ठीक बात, सभी को समझ आया। चलिए अब इससे थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, ध्यान देना सभी सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में आए। जब हम लोग टीआरएफ रिसीवर की बात करते हैं, टीआरएफ रिसीवर की बात करते हैं, जब हम लोग टीआरएफ रिसीवर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे इनपुट फ्रीक्वेंसी थी हमारी 540 किलो हर्ट्ज, है ना। अभी मैं चलिए किलो हर्ट्ज पहली बार मैं लिख रहा हूँ, बाकी अगर कहीं नहीं लिखूंगा तो आप लोग बाई डिफॉल्ट इसे समझ जाइएगा। 450 किलो हर्ट्ज टू 540 किलो हर्ट्ज टू 1640 किलो हर्ट्ज। ठीक, और जो बैंडविड्थ होती है एएम की वो हमारी 10 किलोहर्ट्ज होती है। ठीक, तो उसके बेसिस पे हम लोग क्वालिटी फैक्टर एक निकालते हैं। क्वालिटी फैक्टर में क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर इज नथिंग बट अ रेशियो बिटवीन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। क्लियर है। तो अगर हम लोग इनपुट में 540 किलोहर्ट्ज यूज हो रही है, अच्छा ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि हमारे ट्यून्ड सर्किट की सेंटर फ्रीक्वेंसी को ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहा जाता है ना। जिस फ्रीक्वेंसी पे उसका गेन सबसे हाईएस्ट होता है उसको हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो सेंटर फ्रीक्वेंसी होती है ये हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। और अगर मैं यहाँ से -3 dB डिके आऊँ तो एक पॉइंट मिलेगा, -3 dB डिके आऊँ तो यहाँ एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बैंडविड्थ होती है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम लोग बैंडविड्थ कहते हैं। ये हमारी बैंडविड्थ हो जाती है। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को, ये जो बीच वाला जो पॉइंट है ये हमारा बैंडविड्थ हो जाता है। ठीक, सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, तो अगर हम इनपुट में 540 किलोहर्ट्ज लिए हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 540 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू हमें क्वालिटी फैक्टर मिल गया है 54। क्लियर बात है, क्वालिटी फैक्टर कितना मिला, 54। ठीक, ये हम लोग अभी हम लोग टीआरएफ रिसीवर के बारे में देख रहे हैं। लेकिन जब हम लोग टीआरएफ जो एएम सिग्नल है उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को जब हम लोग रिसीव करते हैं उस समय क्या होता है, उस समय क्यू इक्वल टू हो जाता है एफ आर डिवाइड बाई बैंडविड्थ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1650 किलो हर्ट्ज डिवाइड बाई 10, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेट 165। ठीक, तो क्वालिटी फैक्टर हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी किया, क्वालिटी फैक्टर हमारा वेरी कर रहा है बेटा 54 टू 165, 54 टू 165 हमारा क्वालिटी फैक्टर वेरी कर रहा है। बात समझ में आया, ठीक है, 54 टू 125। तो जब हमारा, और ये क्वालिटी फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, ये क्वालिटी फैक्टर डिपेंड करता है हमारे इक्विपमेंट के इंटरनल कंपोनेंट पे।
जो भी क्रिस्टल डायोड, क्रिस्टल डिटेक्टर वगैरह, उसमें कंपोनेंट जो लगे होते हैं, उससे ये क्वालिटी फैक्टर, उस पे ये क्वालिटी फैक्टर डिपेंड करता है। अब क्योंकि ये यहाँ पे तो इसकी रेंज 54 से लेकर 165, मतलब अगर आप लोग अप्रॉक्सीमेट देखें तो अप्रॉक्सीमेट 89 है ना, अप्रॉक्सीमेट 89, अगर मैं दोनों का डिफरेंस देखूं, इतना हमारा क्वालिटी फैक्टर वेरी कर रहा है। और क्योंकि इतना हमारा क्वालिटी फैक्टर वेरी कर रहा है, तो उसके हिसाब से हमें अपने सर्किट में जो भी इंटरनल एलिमेंट है उतना उतना उसको भी कंपेटिबल बनाना पड़ेगा। तो हमारा सर्किट बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है, हमारा सर्किट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, साथ ही साथ जो हमारे सर्किट की सिलेक्टिविटी है वो भी हमारी पुअर हो जाएगी। वो हमारे सर्किट की जो सिलेक्टिविटी होती है बेटा, वो भी हमारी पुअर हो जाती है ना। ये सिलेक्टिविटी कैसे पुअर हो जाती है, क्योंकि इसमें क्रॉस टॉक प्रॉब्लम आ जाती है ना, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल रेंज से ज़्यादा रेंज तक के हम लिए हमें क्वालिटी फैक्टर डिज़ाइन करना है, तो इसमें एक क्रॉस टॉक वाली प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, सभी को समझ में आया यहाँ तक। लेकिन हमारे इसमें जो सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर होता है, सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर होता है, सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर में तो चाहे इनपुट, इसमें भी हमारा एएम सिग्नल है, एएम सिग्नल है, दैट मीन्स इनपुट हो गया हमारा 540 से लेकर 1650 किलोहर्ट्ज, है ना। लेकिन बाय यूजिंग मिक्सर हम इनमें से कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वो 100 हर्ट्स, 1000 हर्ट्स हो, चाहे 1100 हर्ट्स हो, चाहे 1600 हर्ट्स हो, कोई भी इनपुट फ्रीक्वेंसी जो हमें रिसीव करना है ना, तो वो सभी को किस में कन्वर्ट कर देता है आउटपुट में बेटा, वो सभी को आउटपुट में किस में कन्वर्ट कर देता है, 455 किलो हर्ट्ज। बात सबको समझ में आ रही है मैं यहाँ पे क्या बोलने जा रहा हूँ? आप लोगों को शायद फिर सर्किट दिखाऊं तो आप लोगों को यहाँ से समझ में आ जाए। अगर आप लोग यहाँ पे चेक करें तो इनपुट में चाहे कोई भी फ्रीक्वेंसी आए, आउटपुट में तो यहाँ पे हमें 455 ही किलो हर्ट्स मिल रहा है। और क्योंकि आउटपुट में 455 किलो हर्ट्स से मिल रहा है, तो मैं ये ऐसा कह सकता हूँ कि अगर 455 किलो हर्ट्स मिल रहा है तो इसका जो क्वालिटी फैक्टर होगा वो 455 डिवाइड बाई 10, दैट मीन्स क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू हमारी 45 है, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। ये तो हमारी चेंज नहीं हो रही है जैसे हमारी टीआरएफ में रिसीवर में चेंज हो रही है। और क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई वी कैन से इट्स सिलेक्टिविटी इज हाई एज कंपेयर टू टीआरएफ रिसीवर। बात सबको समझ में आ रही है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? सबको समझ में आया? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब सिंपल सिंपल इसका जो आउटपुट है इसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं एएम डिटेक्टर। एएम डिटेक्टर हमारा किसी भी टाइप का हो सकता है, इट कैन बी एम्पलीट्यूड, इट कैन बी एनवेलप डिटेक्टर और एनी अदर टाइप ऑफ डिटेक्टर, है ना। कोई भी डिटेक्टर, यहाँ पे एएम डिटेक्टर में कोई भी डिटेक्टर हो सकता है। और हम जानते हैं एएम डिटेक्टर का या कोई भी डीमॉड्यूलेटर का, डिटेक्टर दैट मीन्स डीमॉड्यूलेटर, कोई भी डीमॉड्यूलेटर का काम ये होता है कि जो भी इनपुट सिग्नल रिसीव करता है उसमें से कैरियर सिग्नल को हटाकर आउटपुट पे सिर्फ और सिर्फ मैसेज सिग्नल को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसके आउटपुट में यहाँ पे सिर्फ एक ब्लॉक बनाया गया है, आप लोग आउटपुट में फिर भी यहाँ पे दो ब्लॉक बना सकते हैं। कौन कौन से? एक बना सकते हैं आप लोग ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मैसेज सिग्नल होगा, मैसेज सिग्नल इज नॉट कंपेटेबल टू प्रोसेस द नेक्स्ट ब्लॉक, सो फर्स्ट वी नीड टू एम्पलीफाई दैट ऑडियो सिग्नल एंड लेटर ऑन वी कैन प्रोवाइड दिस ऑडियो सिग्नल टू अ नेक्स्ट स्टेट, दैट इज पावर एम्पलीफायर। बात सबको समझ में? तो यहाँ पे दोनों ब्लॉक को एक ही ब्लॉक में बना दिया गया है, लेकिन आप लोग इसको यहाँ पे दो ब्लॉक अलग अलग बना सकते हैं, एक ऑडियो एम्पलीफायर का, उसके बाद में ऑडियो एम्पलीफायर का जो आउटपुट है उसको आप लोग पावर एम्पलीफायर में प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऑडियो एम्पलीफायर का क्या काम होता है, जो भी हमारे मैसेज सिग्नल का जो भी वोल्टेज है, मैसेज सिग्नल का जो भी वोल्टेज है उसका एम्पलीफिकेशन करना, और लेटर ऑन इन द लास्ट स्टेज द पावर वर्क ऑफ पावर एम्पलीफायर इज टू इंक्रीज द करंट, इज टू एम्पलीफाई द करंट for to process the to process in the स्पीकर स्टेज, है ना। क्योंकि अगर हमें स्पीकर को ऑपरेट करना है तो डेफिनेटली हमें करंट और वोल्टेज की एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलनी चाहिए, तभी हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो उस वैल्यू को गेन करने के लिए हमें यहाँ पे पावर एम्पलीफायर और ऑडियो एम्पलीफायर का, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का यूज़ करना पड़ता है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर हमारे वोल्टेज को इंक्रीज करती है, पावर एम्पलीफायर हमारे करंट सिग्नल को इंक्रीज करता है। तो जब हम दोनों को एम्पलीफाई कर लेंगे तब हमें मैसेज सिग्नल एक सफिशिएंट करंट और वोल्टेज वाला मिलेगा, और उसको हम लोग इजीली किसी भी स्पीकर में प्रोवाइड करके आउटपुट ले सकते हैं। बात सबको समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है, इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, यहाँ तक आई थिंक सबसे पहले मैं ये समझ रहा हूँ कि जो भी मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा चलिए कुछ पॉइंट्स अब धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। ये है इसकी फ्रीक्वेंसी है FLO, इसकी FS, इसकी FIF। इसका मतलब है जो भी हमारा FIF है ना,
FIF पूरा लिखूंगा, इसको ध्यान दीजिएगा। जो भी हमारा FIF है वो हमारा क्या है, FLO माइनस F ऑफ S। क्लियर बात, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग FIF से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए। ठीक है, अच्छा। लेकिन क्या ये डिफरेंस इस ये ब्लॉक और ये ब्लॉक का नहीं हो सकता? देखो, अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं हम लोग, FIF इक्वल टू क्या है, FLO माइनस FS। तो अगर मैं FLO की वैल्यू निकालता हूँ, लोकल ऑसिलेटर की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ, तो इट विल बी FIF माइनस ऑफ प्लस ऑफ F ऑफ S। बात यहाँ तक क्लियर? ठीक। तो FLO की वैल्यू सबको समझ में आई। FLO की वैल्यू है FIF प्लस FS। ठीक। सपोज वी कंसिडर कंडीशन व्हेन दिस FS इक्वल्स टू F of S plus 2 F of IF। ठीक, मैंने कंडीशन एज्यूम की जब हमारी जो FS की वैल्यू है वो एग्जैक्ट FS ना होके FS प्लस 2 FIF हो जाए, है ना, 2FIF हो जाए, है ना। और ये जो हमारी यहाँ की जो हमारी लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी है, लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, FIF प्लस FS। ठीक। अब अगर मैं दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं, अगर मतलब इसमें से इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, अगर मैं इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करूं, अभी भी तब भी आपको आउटपुट में F ऑफ IF मिलेगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे इनपुट में F ऑफ S रहेगा, तब भी मुझे आउटपुट में यहाँ पे F ऑफ IF मिलेगा, है ना। लेकिन अगर मेरे इनपुट में F ऑफ S प्लस 2 F ऑफ IF रहा, तब भी मेरे आउटपुट में यहाँ पे F ऑफ IF मिल सकता है। बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे तो जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है वो तो दोनों का डिफरेंस है। बात सबको समझ में? यहाँ पे जो भी आउटपुट मिल रहा है वो तो दोनों का डिफरेंस है। तो अगर इनपुट में यहाँ पे F ऑफ S मिलेगा, और यहाँ पे लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी FLO है, तो FLO माइनस FS इक्वल्स टू FIF, है ना, क्योंकि दोनों का डिफरेंस FIF मिलना चाहिए। लेकिन अगर मैंने इसको FS की जगह कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी मान लिया, FS प्लस 2IF, तो SF प्लस 2IF को जब मैं इस लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी जो FI प्लस FS, ये कहाँ से आई, ये यहाँ से आई, मैंने जो निकाला है, अगर मैं ये पुटअप करूंगा तब भी तो आउटपुट में मुझे F ऑफ IF मिल जाएगा, है ना। मतलब एक ही फ्रिक एक ही फ्रीक्वेंसी की एक और इमेज एक ही फ्रीक्वेंसी की एक और इमेज के लिए भी हमें आउटपुट में इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो इस फ्रीक्वेंसी के लिए ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये कहलाती है इमेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था F ऑफ IF की वैल्यू 455 किलोहर्ट्ज होती है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे FS की वैल्यू को थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लिया 1000 हर्ट्ज, F ऑफ S की वैल्यू को मैंने थोड़ी देर के लिए एज्यूम क्या कर लिया बेटा, थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए F ऑफ IS की वैल्यू को मैंने 1000 हर्ट्ज मान लिया, तो यहाँ पे भी F ऑफ S की वैल्यू 1000 हो जाएगी, नीचे भी हो जाएगी। और 2 ऑफ FIF इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 455 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट मीन्स ये 910 हो जाएगा। दैट मीन्स ये वाली फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1910, है ना। मतलब अगर इनपुट में 1000 किलो हर्ट्स आता है, तब भी आउटपुट में 455 किलो हर्ट्स मिल सकता है, 455 किलोहर्ट्ज मिल सकता है। लेकिन अगर इनपुट में 1910 फ्रीक्वेंसी आएगी, तब भी आउटपुट में 455 किलोहर्ट्ज मिल सकता है। तो इस 1000 हर्ट्ज किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए ये जो 1910 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है ना, ये कहलाती है इमेज फ्रीक्वेंसी।
ये क्या कहलाती है बेटा? इसको कहा जाता है इमेज फ्रीक्वेंसी। तो हमारा जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ एम्पलीफायर होता है ना, इसको इतना कंपैटिबल बनाना होता है कि ये इमेज फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर पाए, और इसे इसके इमेज फ्रीक्वेंसी के रिजेक्ट करने के परफॉर्मेंस को ही हम लोग कहते हैं इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन रेशियो। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे? इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन रेशियो। बात यहाँ तक सभी को समझ में आई? क्या कहा जाता है इसे? इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन रेशियो। अगर कभी को एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सपोज इनपुट फ्रीक्वेंसी है 16 हर्ट्स, 600 हर्ट्स, तो 600 हर्ट्स के लिए इमेज फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? कोई बात नहीं, हम सीधे निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि गिवन फ्रीक्वेंसी एफ एस इक्वल्स टू 600 हर्ट्स, है ना? और इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इमेज फ्रीक्वेंसी होती है हमारी एफ एस प्लस 2 इंटू एफ आई, है ना? एफ आई दैट मीन्स इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। एफ एस की वैल्यू यहाँ पे 600 दी है, तो यहाँ पे हम लोग 600 पुटअप किए, और यहाँ पे 2 इंटू एफ आई इक्वल टू 455 किलो हर्ट्स कॉन्स्टेंट है, ऐड किया तो यहाँ पे आया 910। दोनों को जब आपस में ऐड करूंगा तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 1510 किलो हर्ट्स। 1510 किलो हर्ट्स। तो इस 1600 हर्ट्स के लिए ये जो 1510 हर्ट्स किलो हर्ट्स होगी, ये हमारी इमेज फ्रीक्वेंसी होगी। बात सबको समझ में आई? तो जब हमारा रिसीवर सिग्नल को रिसीव करता है, और जब हमारा मैसेज इस 600 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में होगा, तो उस समय ये जो हमारी 1510 किलोहर्ट्ज होगी ना, इसको रिजेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज 1510 किलोहर्ट्ज भी यहाँ पे इनपुट में आ सकती है, और वो हमारे कुछ साइड बैंड्स प्रोड्यूस करेगी। दो डिफरेंट इनपुट्स हमारे यहाँ पे मिल जाएंगे, तो ट्यूनिंग पॉसिबल नहीं होगी उतनी। बात यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है। इमेज फ्रीक्वेंसी सभी को समझ में आया? तो इमेज फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करने का काम इसी आर एफ एम्पलीफिकेशन का होता है, ट्यूनिंग का काम इसी का होता है। ठीक है। और क्या काम होता है? ट्यूनिंग का काम हो गया, इसका काम हो गया, और जो भी हमारे गैंग कैपेसिटेंस को मैच करने का काम होता है, वो भी हमारे इसी का होता है। नॉइस को हटाने का काम होता है, वो भी हमारे इसी का होता है। बात सबको समझ में आई? ये चार काम इसके हो गए। आर एफ एम मिक्सर क्या काम हुआ? ये दोनों का, दो इनपुट सिग्नल का डिफरेंस भी ले सकता है और सम भी ले सकता है। दोनों में से हमें आउटपुट में जो चाहिए हम वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने आई एफ फ्रीक्वेंसी रेंज को कहा जाता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। इसकी वैल्यू को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं 455 किलोहर्ट्ज। उस 455 किलोहर्ट्ज को अचीव करने के लिए हम दोनों में से एफ एल ओ से एफ एस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। बात यहाँ तक सबको समझ में आई? ठीक। अच्छा, आप लोगों को एक डाउट आ सकता है कि सर हम लोग हमेशा एफ एल ओ से ही एफ एस को क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? ठीक है। तो उसका भी एक रीज़न होता है बेटा। उसका क्या रीज़न होता है? उसका रीज़न यहाँ पे इस गैंग कैपेसिटेंस से रिलेट करता है। गैंग कैपेसिटेंस से कैसे रिलेट करता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो बेटा, जो यहाँ पे गैंग कैपेसिटेंस होता है ना, जो यहाँ पे कैपेसिटेंस लगा होता है, वो हमारी इसको ट्यून्ड करने के लिए काम किया जाता है ना? क्योंकि हम जानते हैं कि डब्ल्यू इक्वल टू होता है, हम क्या जानते हैं बेटा? हम जानते हैं, एक मिनट, हम जानते हैं कि W इक्वल टू होता है 1/2 पाई, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। तो हम लोग इंडक्टर की वैल्यू को तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स इंडक्टेंस इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। तो हम लोग सर्किट में इस कैपेसिटेंस को चेंज करके फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको और इसकी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने के लिए हमें यहाँ पे एक ट्यूनर लगाना पड़ेगा जिसमें कैपेसिटेंस होगा। और सेम जब हम इसको ट्यून करेंगे तो साथ ही साथ हम लोग लोकल ऑसिलेटर को भी ट्यून करेंगे। कैसे ट्यून करेंगे? इसमें जो भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रखेंगे उससे 455 किलोहर्ट्ज हम लोग यहाँ पे ज़्यादा ट्यून करेंगे। ऐसे ही होता है ना? तो देखो, तो यहाँ पे जो भी इनपुट फ्रीक्वेंसी आ रही है वो हमारी आ रही है 540 किलो हर्ट्ज से लेकर यहाँ पे इनपुट फ्रीक्वेंसी आ रही है 1650। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा कैपेसिटेंस है वो भी हमारा सी मैक्स और सी मिन हो जाएगा। ठीक है। तो जो हमारी सी मैक्स अपॉन सी मिन एक न्यूमेरिकल रिलेशन होता है, सी मैक्स अपॉन सी मिन, सी मैक्स अपॉन सी मिन इक्वल टू हमारा होता है एफ मैक्स अपॉन एफ मिन, एफ मैक्स अपॉन एफ मिन का होल स्क्वायर। बात यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो अब अगर मैं एफ मैक्स और एफ मिन की वैल्यू को पुट अप करूँ, एफ मैक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे? अगर मैं एफ मैक्स की वैल्यू को पुट अप करूँ तो एफ मैक्स की वैल्यू क्या है? एफ मैक्स की वैल्यू है हमारी 1650, और एफ मिन की वैल्यू है हमारी क्या है? 540, और इसका स्क्वायर कर दिया।
ठीक। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना बेटा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे दोनों का डिवीजन 3 पॉइंट कुछ आ रहा है, दोनों को जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसका स्क्वायर करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सी मैक्स और सी मिन के बीच में जो डिफरेंस होता है, सी मैक्स और सी मिन के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमारा 9:1 होता है अप्रॉक्सीमेटली, है ना। मतलब हमें जो ट्यूनिंग कैपेसिटेंस होती है उसको इतना ज़्यादा वेरिएबल रखना होगा कि वो 9 टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सके, ठीक है। और ऑब्वियसली जब हम लोग प्रैक्टिकली कोई भी कैपेसिटर यूज़ करते हैं ना, वेरिएबल कैपेसिटर, तो वो 10 टाइम तो पॉसिबल है कि उसकी हम लोग फ्रीक्वेंसी को कम उसकी कैपेसिटेंस को कम ज़्यादा कर सकें। बात यहाँ तक समझ में आई सभी को। अब हम लोग दूसरा केस ले रहे हैं, यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना। ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ, ये हम लोग देखे थे ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए। उसमें हमें जो भी हमारे ट्यूनिंग कैपेसिटेंस होता है वो 9 टाइम इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अब हम लोग सेकंड स्टेज ले रहे हैं जब हमारी एफ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एफ से, है ना। या इसे आप लोग ऐसा समझिए, जब हम लोग यहाँ पे आउटपुट में एफ लाने के लिए, जब हम लोग आउटपुट में एफ लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, FLO माइनस FS कर रहे हैं, है ना। और आउटपुट में मुझे 455 किलोहर्ट्ज़ मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली जो FLO की फ्रीक्वेंसी वो हमारी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस फ्रीक्वेंसी। क्लियर बात है यहाँ तक, कितनी ज़्यादा है, 455 किलोहर्ट्ज़ ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग कौन सी कंडीशन में एज्यूम कर रहे हैं, व्हेन FLO इज ग्रेटर देन FS, या ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया। चलिए इस सेकंड कंडीशन की तरफ जाते हैं। तो जब हमें ये सेकंड कंडीशन जब हमें कैप्चर करनी होगी तो इस समय हमें सी मैक्स सी मिन की वैल्यू क्या क्या लेनी होगी, देखो फिर से वही देखते हैं हम लोग, सी मैक्स डिवाइड बाई सी मैक्स डिवाइड बाई सी मिन इक्वल टू एफ मैक्स इक्वल टू एफ मैक्स इक्वल टू एफ मैक्स डिवाइड बाई इक्वल टू एफ मैक्स डिवाइड बाई एफ मिनिमम का होल स्क्वायर, एफ मैक्स डिवाइड बाई एफ मिनिमम का होल स्क्वायर। क्लियर बात। अब यहाँ पे जो एफ मैक्स है वो तो हमारी 455 किलोहर्ट्ज़ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, 1650 प्लस 455 सेम एज, यहाँ पे अगर मैं नीचे देखूँ तो एफ मिन क्या थी हमारी 540 प्लस 455 और इसका स्क्वायर करेंगे। इस समय जब आप लोग स्क्वायर करेंगे ना बेटा, तो आप लोगों को यहाँ पे दोनों का जब रेशियो करेंगे तो 2 पॉइंट कुछ मिलेगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आप लोगों को 4.6 या 4 पॉइंट में कुछ आप लोगों को यहाँ पे रेशियो मिलेगा दोनों का, है ना। दैट मीन्स सी मैक्स अपॉन सी मिन का रेशियो आप लोगों को 4 पॉइंट कुछ आप लोगों को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग लोकल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा रखते हैं एज कम्पेयर टू आउटपुट ऑफ RF एम्पलीफायर, तो उस समय जो भी हमारा गैंग कैपेसिटेंस की मैक्सिमम कैपेसिटी और मिनिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटेंस और मिनिमम कैपेसिटेंस के बीच का डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली 4:1 होगा। मतलब बहुत ही कम चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तो और फिजिबल है, ये तो और आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब मैं तीसरी कंडीशन ले रहा हूँ। तीसरी कंडीशन में हम लोग क्या ले रहे हैं, ध्यान देना। तीसरी कंडीशन में हम लोग क्या ले रहे हैं, तीसरी कंडीशन में मैं ये ले रहा हूँ कि व्हेन FLO इज लेस देन FS, है ना। ये अगर मैं FLO की वैल्यू को कम मान रहा हूँ इससे, तो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि FLO की जो भी वैल्यू होगी वो 455 किलोहर्ट्ज कम होगी, क्योंकि आउटपुट में तो मुझे 455 किलोहर्ट्ज ही चाहिए, दोनों का डिफरेंस मुझे 455 किलोहर्ट्ज ही चाहिए। तो अगर ये ग्रेटर है इससे तो डेफिनेटली इफ FLO की वैल्यू माइनस हो जाएगी 455 किलोहर्ट्ज। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं समझने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे इस प्लस साइन की जगह, अब यहाँ पे इस प्लस साइन की जगह हम लोगों ने कौन सा साइन लिया, माइनस साइन लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्लस साइन की जगह इसमें हमने माइनस साइन लिया, क्योंकि अब हमारी जो भी लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी वो तो हमारी 455 किलोहर्ट्ज कम हो जा रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में तो क्या हुआ, तो इस कंडीशन में जो दोनों का रेशियो हमारा पहले 4 पॉइंट कुछ आ रहा था ना, अब वो रेशियो 4 पॉइंट से चेंज होके 158 हो चुका है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय जो भी हमारे मैक्सिमम कैपेसिटेंस और मिनिमम कैपेसिटेंस, मैक्सिमम कैपेसिटेंस और मिनिमम कैपेसिटेंस के बीच का जो भी हमारा डिफरेंस था वो हमारा 158 टाइम्स हो जाएगा,
है ना। मतलब हमें कैपेसिटेंस को इतना ज़्यादा वेरी करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा वेरी करना पड़ेगा कि उसके मैक्सिमम कैपेसिटेंस और मिनिमम कैपेसिटेंस के बीच का रेशियो 158 टाइम्स हो जाए, है ना। मतलब ये अगर ये 1 माइक्रो होगा तो वो 158 माइक्रो मैक्सिमम हमें उतना वेरिएबल कैपेसिटेंस है यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, है ना। और इतने ज़्यादा वेरिएशन के कैपेसिटेंस की वैल्यू को इतना ज़्यादा वेरी करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। बात समझ में आए। तो सबसे आसान क्या है कि जब दोनों के बीच का, दोनों के मैक्सिमम कैपेसिटेंस और मिनिमम कैपेसिटेंस के बीच का डिफरेंस कितना हो 4 टाइम्स हो, है ना। तो इसलिए जो हम लोग लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग ज़्यादा रखते हैं एज कम्पेयर टू इस एफ एस से। Clear bar. So this one is all about super heterodyne receiver. This one is all about the explanation part of super heterodyne receiver, as well as also we covered the topic that is some performance factor related to super heterodyne receiver, such as sensitivity, selectivity, and fidelity. है ना। What is the mean of selectivity? Selectivity means to select a particular frequency. I know what is the mean of select a particular frequency. We know that our receiver is capable to receive all frequency, but we need to process only one frequency in them. ठीक है। So the capability to select any one frequency out of them is known as selectivity. ठीक। And this selectivity is totally dependent on the quality factor. So for the fixed quality factor, its selectivity will be better, है ना। And because here the input frequency is 455 kilohertz, so it means that the quality factor is fixed, that is 45 kilohertz. So if quality factor is fixed, so we can say the selectivity is also fixed, है ना। तो क्योंकि सिलेक्टिविटी भी हमारी यहाँ पे फिक्स होगी तो कह सकते हैं हम इसको, सिलेक्टिविटी भी यहाँ पे फिक्स्ड होगी तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर है उसकी परफॉर्मेंस हमारी अच्छी होती है। और कौन कौन से फैक्टर हम देखा था, सेंसिटिविटी मीन्स हाउ हाउ रिसीवर कैन रिसीव द वीक सिग्नल। हमारा रिसीवर कितने अच्छे से वीक सिग्नल को रिसीव कर सकता है ना। हाउ इफिशिएंट और रिसीवर कैन रिसीव द वीक सिग्नल, ये हमारी क्वालिटी होती है सेंसिटिविटी। ठीक है। तो जो हमारे रिसीवर का जो गेन होता है ना बेटा, जो भी हमारा आई एफ, ये जो हमारा थर्ड स्टेज है आई एफ एम्पलीफायर, इसका गेन जितना ज़्यादा होगा ना, जितना ये बूस्टअप कर पाएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा गेन होगा उतना ज़्यादा हमारा, अच्छा ध्यान देना ये वाला सेंटेंस, सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी जितना गेन अच्छा होगा। तो इसका मतलब तो हम गेन को कितना भी बढ़ा दें, इनफाइनाइट कर दो तो हमारी तो जो भी सेंसिटिविटी वो इनफाइनाइट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो गेन होता है ना बेटा उसको भी हम लोग एक पर्टिकुलर लेवल तक ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर डिवाइस के एम्पलीफिकेशन की भी एक लिमिट होती है। अगर हम लोग ज़्यादा बढ़ा देंगे ना तो अनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो हमें दोनों के बीच के एक मॉडरेट स्टेज को लेना होता है। इस मॉडरेट स्टेज के कारण ही हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि हम लोग गेन को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, है ना। तो इसकी जो भी सेंसिटिविटी होती है वो भी एक लिमिट तक ही होती है। लेकिन क्योंकि गेन हमारा अच्छा होता है सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर का, यहाँ पे देखो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि तीन तीन हमारे एम्पलीफायर लगे हुए हैं। और क्योंकि यहाँ पे तीन तीन एम्पलीफायर लगे हुए हैं तो श्योरली इसका जो गेन है वो हमारे प्रीवियस से तो अच्छा ही होगा। ठीक। सो आई थिंक ये टॉपिक सभी को समझ में आ चुका होगा, है ना। सभी को समझ में आ गया होगा सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर क्या होता है। तो इसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट के लिए मैं स्लाइड्स को मूव कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। ठीक है। जैसे ये हमारा एक पेज है जिसके बाद जहाँ पे आप लोगों को कुछ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर का। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। वैसे ही ये नेक्स्ट पेज है, इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे भी आप लोगों को सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर का थ्योरेटिकल पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। यहाँ ये तीसरा पेज है, तीसरी स्लाइड है, यहाँ से भी आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप लोगों को सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर के बारे में परफॉर्मेंस फैक्टर मिल जाएंगे। दीज ऑल और द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर, और वी कैन से एनी टाइप ऑफ रेडियो रिसीवर। क्लियर है यहाँ तक। सो आई होप ये सेंसिटिविटी जो मैंने आप लोगों को समझाया था, ये सेंसिटिविटी का पार्ट है, आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं।
है ना, जो मैंने बताया था कि वीक सिग्नल को कितना एफिशिएंटली हमारा रिसीवर रिसीव कर सकता है। सिलेक्टिविटी मतलब होता है कि क्वालिटी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, क्वालिटी फैक्टर जितना अच्छा होगा सिलेक्टिविटी उतनी अच्छी होगी। फिक्स्ड क्वालिटी फैक्टर के लिए फिक्स सिलेक्टिविटी हमें मिलेगी। फिडिलिटी मतलब रिप्रोडक्शन ऑफ द सिग्नल। ओके, सो आप लोग यहाँ से सारे थ्योरेटिकल पार्ट आप लोग नोट कर सकते हैं अपने एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक, या आप नोट कर सकते हैं डबल स्पॉटिंग, एडजेसेंट चैनल सिलेक्टिविटी, ये आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन को आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, इमेज फ्रीक्वेंसी जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया था, इमेज फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे नोट कर सकता है, क्या मैंने बताया था इमेज फ्रीक्वेंसी। और वैसे ही इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन रेशियो जो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था। So these all are the explanation, these all are the theoretical part, these all are the theoretical part of super heterodyne receiver। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे तो हम लोग किसी अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, थैंक यू सो मच।